हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम फ्रांसीसी क्रांति। जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति होने का क्या कारण था और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत क्यों हुई और किस प्रकार से हुई। फ्रांसीसी क्रांति का मतलब होता है फ्रांस में जो 1789 के आसपास की जो स्थिति थी, उस समय काफी फ्रांस की दयनीय स्थिति थी। राजनीतिक और सामाजिक इसमें उथल पुथल हो चुका था और इस दौरान जनता अपने राजा से ऊब चुकी थी। और इससे थोड़ा पहले जाएंगे कि फ्रांस की स्थिति 1789 ईस्वी के पहले कैसी थी। पहले देखेंगे फ्रांस का जो राजा था लुई 14वां। लुई 13वां का पुत्र था लुई 14वां। लुई 13वां का पुत्र था लुई 14वां। यह लुई 14वां जो है फ्रांस के गद्दी पर बैठता है 4 वर्ष और 8 माह का जब इसका उम्र होता है, तभी ये फ्रांस के गद्दी पर बैठता है। लुई 14वां का जन्म होता है 1668 में और ये गद्दी पर बैठता है, शासक बनता है, राजा बनता है। कब बनता है ये देखेंगे। फ्रांस का राजा बनता है यानी शासक बनता है। ये बनता है 1643 ईस्वी में। फ्रांस के गद्दी पर ये बैठता है 1643 ईस्वी में। उस समय इसकी उम्र जो होती है 4 वर्ष 8 माह का होता है। 4 वर्ष 8 माह। इस समय जब गद्दी पर बैठता है और ये लगभग फ्रांस में लगभग सभी राजाओं से अधिक वर्षों तक शासन करता है। लगभग इसका शासन काल चलता है 72 वर्ष और 110 दिनों का इसका शासन काल होता है। जो इसका शासन काल होता है 72 वर्ष 110 दिन का इसका शासन काल होता है। ठीक है। अब इसके शासन काल के दौरान होते क्या है। लुई 14वां एक योग्य व्यक्ति होता है, योग्य राजनीतिक होता है, योग्य कूटनीतिज्ञ होता है। और लुई 14वां जो है अपने जीवन काल में अत्यंत युद्ध लड़ा। उसमें अधिकतर युद्धों में उसने विजय प्राप्त की। और उस समय लुई 14वां के समय फ्रांस की स्थिति लगभग ठीक थी और उस समय वो खुलकर जनता से कहता था कि आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं।
अपने आप को स्वयं को राज्य बताता था और कहता था जो मेरे शब्द से निकल गए वही कानून है। जब लुई 14वां की मृत्यु होती है, इसके बाद इसका पुत्र जो होता है शासन गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम होता है लुई 15वां। लुई 15वां गद्दी पर बैठता है 1715 ईस्वी में। जब लुई 14वें का मृत्यु हो जाता है, लुई 14वें की मृत्यु के बाद लुई 15वां 1715 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। लेकिन लुई 15वां लुई 14वें की तरह योग्य नहीं होता है, उसकी तरह नीतियां बनानी नहीं आती है और लुई 15वां भोग विलास में अधिक मग्न रहता है और अपने जीवन काल में लुई 15वां फ्रांस के जो धन थे उसे फिजूल खर्च में बर्बाद कर दिए, अधिक फिजूल खर्च किए। जहां युद्ध नहीं लड़ना चाहिए वहां वही युद्ध किए और अपने आर्थिक बजट या आर्थिक जो उनकी आर्थिक ब्यौरा थी, बजट थे, उसे कमजोर कर दिया, वित्तीय आय को खाली कर दिया, आय कोष को खाली कर दिया। तो लगभग उस समय फ्रांस की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, फ्रांस की जनता ऊब चुकी थी। जैसे ही फ्रांस की वित्तीय आय जो होता है, राजकोष जो होता है, जैसे खत्म होता है और जितने खत्म होते हैं उतने ही ये जनता पे कर लगाते हैं, फिजूल खर्चा स्वयं करते हैं, जनता पे अत्यधिक कर लगाते हैं। इस प्रकार फ्रांस की जनता इन राजाओं के करों से ऊब चुकी थी, टैक्स दे दे के तंग आ चुके थे, उनके पास और टैक्स देने की क्षमता नहीं थी, कर देने की क्षमता नहीं थी। फ्रांस में ही एक वर्ग और हुआ था जिसे हम कहते हैं पादरी वर्ग। पादरी वर्ग भी अपने मनमाने तरीके से फ्रांस की जनता पे कर लगाती थी, जिसे एक कर टाइप नामक कर के नाम से जानते हैं, जो वहां के चर्च वसूला करते थे, पोप वसूला करते थे। इस प्रकार से जनता हर तरह से प्रताड़ित हो रही थी। अब जनता के पास खाने तक के लिए व्यवस्था करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, वो मजबूर हो गए थे। इन सबको झेलते झेलते वो ऊब चुके थे। अब सरकार के प्रति अब वो लोग आवाज उठाना आरंभ कर दिए। लुई 15वां जो है 1715 ईस्वी से शासन करता है। 1774 ईस्वी। इसके बाद लुई 15वां का पुत्र लुई 16वां आता है। लुई 16वां गद्दी पर बैठता है फ्रांस के 1774 ईस्वी में। शासक कब बना? लुई 16वां जो है शासक बनता है 1774 ईस्वी में। और लुई 16वां जब शासन गद्दी पर बैठता है फ्रांस के,
उस समय उसकी आयु होती है 20 वर्ष। लुई 16वां का जन्म हुआ रहता है 1754 ईस्वी में। 20 वर्ष की अवस्था में लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठता है। वो जब गद्दी पर बैठता है तो उसे ये महसूस हो जाता है कि जो उस 20 वर्ष की आयु में वो फ्रांस की गद्दी पर बैठा, कौन? लुई 16वां। उस समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। जैसे ही उसे गद्दी प्रदान किया गया, उसने कहा कि ये जो गद्दी है, लुई 16वां को यह एहसास हो गया था गद्दी पर बैठते समय कि उसे जो गद्दी मिल रही है वो फूल भरी सेज नहीं है, बल्कि उसे कांटों भरी सेज मिल रहा है। मतलब उस गद्दी पर बैठने पर उसके ऊपर अत्यधिक जिम्मेदारियां हो जाती है और वो जानता है कि उस समय फ्रांस की स्थिति बहुत खराब है। उस समय वो ना चाहते हुए भी फ्रांस की गद्दी पर बैठ जाता है। वो लुई 16वां बहुत ही योग्य नहीं था, वो एक अयोग्य शासक था। लुई 16वां की जो शादी हुई थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतवानेट से हुई थी। मेरी अंतवानेट बहुत ही फिजूल खर्चा करती थी। जब लुई 16वां का विवाह हो गया, जब मेरी अंतवानेट फ्रांस आई तो उसने अत्यधिक कई तरीकों से फिजूल खर्चा करना आरंभ कर दिया, जिससे लोग उससे रुष्ट रहते थे। और राजा जो था लुई 16वां मेरी अंतवानेट की बातों को नकारता नहीं था। इस तरह मेरी अंतवानेट जो है हर बार लुई 16वां से क्या करती थी? आसानी से निकलवा लेती थी या हर बात मनवा लेती थी। इस प्रकार फ्रांस में उस समय नेकर वित्त मंत्री था। वित्त मंत्री था नेकर, जो फ्रांस की स्थिति को भली भांति समझता था और वो फ्रांस की स्थिति को लगभग वो सुधारने का पूर्ण प्रयास कर रहा था। फिर भी इतना अच्छे वित्त मंत्री होने के बावजूद भी नेकर को मेरी अंतवानेट ने कुछ ऐसे मंत्री जो थे उस दरबार में, उस महल में, जो मेरी अंतवानेट को अनेक उपहार देके अपने बातों में मेरी अंतवानेट को लाकर यह उनसे आग्रह करने लगे कि वित्त मंत्री के पद से नेकर को हटा दिया जाए। मेरी अंतवानेट ने मंत्रियों के बातें में आकर उसने यह राजा लुई 16वां जो शासक था, लुई 16वां, उससे यह आग्रह की कि जो वित्त मंत्री नेकर है इसे हटा दिया जाए, वित्त मंत्री के पद पर किसी और को नियुक्त किया जाए। इस प्रकार जनता उस समय काफी रुष्ट हो गई और जगह जगह आंदोलन होने लगा। इस समय लुई 16वां को कोई बाहरी सैनिक संरक्षण देने के लिए आ रहे हैं, ऐसी अफवाह जनता में फैल गई। जनता के बीच से ही किसी ने कहा कि लुई 16वां बाहर से सैनिक मंगा रहा है स्वयं की रक्षा करने के लिए। तो लोगों में यह अफवाह फैल गई कि जो बाहर से सैनिक आएंगे
तो उनके पास हथियार होंगे, वो हथियार से लैस होंगे, और जनता के पास कुछ नहीं है तो वो सैनिक हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे तो हम उनका प्रति उत्तर नहीं दे पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। इसके लिए हमें भी हथियार हमारे भी पास होना अत्यंत आवश्यक है। तो उसी जनता के बीच से कोई बाहर आके कहता है कि जो राजा है वो बास्तिल के किले में हथियार रखता है, जहां अनेक ऐसे हथियार हैं, बंदूक हैं, और वहां पे अनेक तोपे हैं। इस बात को सुनते ही वहां की जनता सीधे अपनी रक्षा के लिए हथियार तलाशते हुए बास्तिल के किले की तरफ मुड़ गई और बास्तिल के किले की तरफ मुड़ गई और बहुत ही उत्साहित थी। जैसे ही बास्तिल के किले के पास जब भीड़ जैसे ही पहुंची, उसी समय बास्तिल के किले के जो डायरेक्टर थे, बास्तिल के किले की तरफ जैसे ही लोगों ने अपना कदम आगे बढ़ाया, जैसे ही बास्तिल के समीप गए, वहां का जो डायरेक्टर था जैक्स डी फ्लेसेल्स, उसका नाम था जैक्स डी फ्लेसेल्स। यह राजा का मंत्री था, बास्तिल किले के डायरेक्टर था। इसने बीच में एक पुल था, जनता जैसे पुल के करीब आई, बास्तिल के किले के सामने एक पुल था, वहां पर पुल बंधा हुआ था। उस पुल को जो डायरेक्टर था उसे उठा दिया। पुल को उठा देने की वजह से जनता बास्तिल के किले तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसी बीच उसी भीड़ से आक्रोशित कुछ जनता के अंदर से ही कुछ ऐसे युवक डायरेक्ट उस नदी में छलांग लगा दिए, उस बास्तिल के किले के पास जाने के लिए। कुछ ऐसे इतने उत्तेजित थे कि डायरेक्ट कूद गए और उसमें काफी लोग डूब गए। इतने उग्रता को देखते हुए जो जैक्स डी फ्लेसेल्स हैं वो घबरा गए। घबराने के बाद उन्होंने बास्तिल के किले के ऊपरी छोर से जनता के भीड़ पे जो बास्तिल के सामने भीड़ बहुत ही उग्र हो गई थी। इस उग्र के कारण जो जैक्स डी फ्लेसेल्स हैं वो काफी घबरा गए और किले के छोर से उसने क्या किया, तोप के गोले जनता पर बरसा दिए, जिससे वहां बहुत काफी भीड़ थी और जनता पर जैसे तोप गिरी उसमें बहुत से महिलाएं, पुरुष, बच्चे मारे गए, जिससे और भीड़ उत्तेजित हो गई। जिससे जो डायरेक्टर था वो भयभीत होकर एक पत्र लिखता है कि हम आपके सामने समर्पण करते हैं, आप हमारे साथ कुछ गलत मत कीजिएगा। जनता की भीड़ से किसी ने पत्र उठाया और जोर जोर से चिल्ला के पड़ा। सभी जनता सुनकर कुछ समय तक शांत रही। फिर कहा, उसी में से कुछ ऐसे व्यक्ति बाहर आए और अपने विचार विमर्श के द्वारा उन्होंने कहा कि ठीक है, पुल नीचे लाइए, ऐसा हम लोग कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ पहुंचे।
जैसे पुल नीचे गिरा, आक्रोशित भीड़ सीधे बास्तिल के किले में प्रवेश कर दी। बास्तिल के किले को पूरी तरह तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। बास्तिल के किले में उनका यही उद्देश्य था कि बहुत हथियार होंगे और मुझे वो हथियार मिल जाएंगे, लेकिन उस समय पहुंचने पे ये पता चलता है कि बास्तिल के किले में बहुत से हथियार नहीं हैं। कुछ हथियार, नॉर्मली हथियार उन्हें मिल गए, लेकिन बहुत से हथियार जो उम्मीद करके आए थे वो नहीं मिले। लेकिन बास्तिल के किले की जो डायरेक्टर था वो उनके हाथ लग गया। जैसे ही भीड़ बास्तिल के किले को ध्वस्त करके उसके किले के ऐसे छोटे छोटे ईंट को अपने साथ लेकर जा रहे थे कि वो याद के तौर पे अपने बच्चों को भविष्य में दिखाएंगे कि हमने भी वीरता की लड़ाई लड़ी और राजा के खिलाफ हमने आंदोलन छेड़ा और राजा के खिलाफ जाकर हमने बास्तिल के किले को कैसे ध्वस्त कर दिया था। इस तरह सभी भीड़ साथ होकर चली जा रही थी। इसी बीच उसी भीड़ के कुछ ऐसे व्यक्ति जिसके परिवार के बहुत से बच्चे तोप छोड़ने की वजह से मर गए थे, तोप के गोले छोड़ने की वजह से मर गए थे, वो सभी बच्चे जो तोप के गोले के कारण मर गए थे, कुछ महिलाएं मर गई थी, उनके परिवार के जो सदस्य बच गए थे वो बहुत क्रोधित हुए और डायरेक्टर के सर को, पूरे शरीर को वहीं तलवार से निकालकर काट के छोटे छोटे टुकड़ों में रख दिए और उसके सर को तलवार के नोक पर फ्रांस यानी पेरिस के गलियों में, जो गली होते हैं, उस पेरिस के गली में उन्होंने बहुत ही आक्रोश, शोर शराबा करते हुए कि हम लोगों ने राजा के मंत्री को मारा है, और चिल्लाते हुए पूरे गली में शोर करते हुए पूरे हर्षोल्लास के साथ खुशी से सभी लोग झूमते, चिल्लाते, शोर मचाते जा रहे थे। यहीं से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है। इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।